हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 12 इतिहास का है। वार्षिक परीक्षा 2024 मॉडल पेपर। तो ये ऐसा मॉडल पेपर है जिसमें संपूर्ण प्रश्न पत्र नहीं दिया गया है। निर्देश आपको कई बार भेज चुका हूं। आप सेशन के माध्यम से निर्देश पढ़ चुके होंगे, उसमें समय नहीं बर्बाद करना है। हमारा उद्देश्य केवल आपको अच्छे नंबर की प्राप्ति करना है, अच्छे नंबर लाना है। टारगेट रखा गया है 95+। तो ये मॉडल पेपर में केवल बहुविकल्पी प्रश्न है और टाइमलाइन दिया गया है, टाइमलाइन वाले प्रश्न हैं। तो उद्देश्य ये है कि आप मॉडल पेपर को 2-3 भागों में तोड़कर आपके पास भेजूं ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। एक बार 2 बार देखें, आपको संपूर्ण कोर्स की जानकारी हो जाए। बोर्ड कहीं से भी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछें, ये नहीं बोलना है कि बस ये आएगा, कुछ भी आएगा आपको कर देना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें बहुविकल्पी प्रश्न रखे गए हैं और टाइमलाइन। अगला सेशन जो जाएगा उसमें अति लघु उत्तरीय और उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो अभी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक हम आपके पास आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए बार बार सेशन को मॉडल पेपर का नाम देकर भेजते रहेंगे। तो अभी आपके पास केवल 36 दिन बचे हैं। उस 36 दिन में कैसे अच्छे नंबर लाएं, 90, 95+ नंबर कैसे आए, उसका एक सीधा सा हल ढूंढा हूँ कि बहुविकल्पीय टाइमलाइन अलग सेशन में, अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय अलग सेशन में, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र संबंधी अलग सेशन में। ऐसा करके आपके पास भेजता रहूं जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। तो चलिए हम बिना देरी लगाए, 36 दिन बचे हैं, 36 दिन में 95+ नंबर लाने के लिए कोशिश किया जाता है। तो 6 मार्च को पेपर है, तो 6 मार्च के लिए तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए बहुविकल्पी प्रश्न पहले देखते हैं। देखिए 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न, 10 नंबर का टाइमलाइन, 20 नंबर, इसमें नंबर आपके नहीं कटेंगे, ये 20 नंबर आपको ठोस नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद में अगले सेशन में बता ही दिया हूँ। अब हम फटाफट बहुविकल्पी प्रश्नों को चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा थी, पूर्व वैदिक थी, उत्तर वैदिक थी या लौह था? तो भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है? तो मोहनजोदड़ो को मिली है, या कालीबंगा को मिली है, या चंदहुदड़ो को, या लोथल को? तो लोथल को बंदरगाह की संज्ञा मिली है, क्योंकि जो आयात निर्यात होता था वो लोथल से ही होता था। लोथल समुद्र के किनारे था, नदी के किनारे था। तो बंदरगाह कहाँ होगा? लोथल में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज थे, वाणभट्ट थे, कौटिल्य थे, या कालिदास? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य नाम आ जाए या चाणक्य नाम आ जाए या विष्णुगुप्त नाम आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। यही कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे।
तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हर्षण ने की थी, बाणभट्ट ने की थी, भारवी ने की थी या कालिदास ने? तो प्रयाग प्रशस्ति की लेखक या प्रयाग प्रशस्ति की रचना करने वाले थे हर्षण। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 5, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्म नामा नाम से किसने किया था? रज्म नामा है भाई, नामा नाम से किसने किया था? प्रश्न नंबर 5, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्म नामा नाम से किसने किया था? अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने या अबुल फजल ने? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? प्रश्न नंबर 6, स्मृति ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है? तो 4 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई, या 6 प्रकार, या 8 प्रकार, या 10 प्रकार? तो स्मृति ग्रंथों में कुल 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 23 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 25 तीर्थंकर या 26 तीर्थंकर? तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? महावीर स्वामी को लेकर भी 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर स्वामी को लेकर 24 तीर्थंकर, और या महावीर स्वामी के अलावा पूछेगा तो 23 पे, और महावीर या कुल पूछेगा तो 24, या महावीर स्वामी को लेकर पूछेगा तो 24। तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो शाक्य वंश से थी, या माया वंश से थी, या लिच्छवी वंश से थी, या कोलीय वंश की थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ का संबंध लिच्छवी वंश से था, लिच्छवी वंश। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी से उत्तर होगा। और गौतम बुद्ध के पिताजी किस वंश से थे? तो गौतम बुद्ध के पिताजी का संबंध शाक्य वंश से था, इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के पिताजी का संबंध शाक्य वंश से था, और गौतम बुद्ध की माँ का संबंध लिच्छवी वंश से था। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पिताजी शाक्य वंश से थे, यानी गौतम बुद्ध शाक्य वंश से थे। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। इब्न बतूता का जन्म किस देश में हुआ? तो ये प्रश्न आ जाए इब्न बतूता का जन्म किस देश में हुआ, या प्रश्न आ जाए इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था, या इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? कोई भी प्रश्न आए तो ऑप्शन देख लेते हैं। मोरक्को का था, तुर्की का, या मिस्र का, या इराक का? तो इब्न बतूता का जन्म मोरक्को में हुआ था। ये मोरक्को का ही रहने वाला था, और मोरक्को से ही भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये आता है 1333 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10, ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर किसकी रचना है? तो अब्दुल रज्जाक समरकंदी की रचना है, या फ्रांसिस वर्नियर की रचना है, या मनुची की रचना है, या टेवरनियर की रचना है? प्रश्न नंबर 10, ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर किसकी रचना है? तो ये फ्रांसिस वर्नियर की रचना है, ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? शंकरदेव को, परांतक प्रथम को, वासवन्ना को, या कबीर को? ये वासवन्ना की बजाय यदि वासव ही आ जाए या वसव आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही नाम है। वासव, वसव, वासवन्ना सब एक ही नाम है। इसलिए यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि पेपर बनाने में कुछ भी ये नाम दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए
कि इन्हीं का ये वासवन्ना या वसव इन्हीं का नाम है। लिंगायत धर्म के संस्थापक का नाम है। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसका कथन है? हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसका कथन है? सलीम चिश्ती का, निजामुद्दीन औलिया का, बाबा फरीद का या बलबन का? तो हुनूज दिल्ली अस्त जब गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से कहा था, औलिया जी दिल्ली छोड़ दें, मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, साहेब अभी तो दिल्ली दूर है और गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली तक नहीं पहुँच पाते हैं। अफगानपुर में लकड़ी के मंडप जो उनके स्वागत के लिए सजाया गया था उस पर चढ़ते हैं और लकड़ी का मंडप गिरता है और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। यानी निजामुद्दीन औलिया की बात सही हुई, अभी तो दिल्ली दूर है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। विजयनगर राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये शासन कब का रहा था? 14वीं शताब्दी में। सीधा सा उत्तर है। तो 11वीं शताब्दी नहीं, 12वीं शताब्दी नहीं, 13वीं शताब्दी नहीं, विजयनगर राज्य की स्थापना होती है 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। तेलुगु भाषा का ग्रंथ जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। तेलुगु भाषा का ग्रंथ जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी। तो अमुक्त माल्याद की रचना किया था कृष्णदेव राय ने, या वासव पुराण की, या तेलुगु भाषा का महाभारत की रचना की थी, या चारों वेदों की संहिता कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी। तो प्रश्न नंबर 14, तेलुगु भाषा का ग्रंथ जिसकी रचना कृष्णदेव राय ने की थी तो वो रचना है अमुक्ति माल्याद। अमुक्त माल्याद प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल काल से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया है? प्रश्न नंबर 15, अबुल फजल द्वारा रचित किस ग्रंथ में मुगल काल से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया है? तो शान ए दरबारी में दिया गया है, या आइन ए अकबरी में दिया गया है, या अकबर ये इलाही में दिया गया है, या मुगल ये शान में दिया गया है? तो अबुल फजल द्वारा रचित आइन अकबरी में, अबुल फजल द्वारा रचित आइन अकबरी में मुगल काल से संबंधित तथ्यों का विवरण दिया गया है। यानी प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत शाहजहां ने पंजाब में किस नहर का निर्माण कराया था? सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत शाहजहां ने पंजाब में किस नहर का निर्माण करवाया था? शाह नहर का, कोनार नहर का, संथाल नहर का, या इंदिरा नहर का? तो सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत शाहजहां ने पंजाब में शाह नहर का निर्माण करवाया था। सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत शाहजहां ने पंजाब में शाह नहर का निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त या इसी को क्या बोलते हैं? ईस्ट मरारी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को क्या बोलते हैं? ईस्ट मरारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो कॉर्नवालिस ने लागू की, या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लागू की, या डफरिन ने लागू की, या वेलेजली ने? ये प्रश्न घुमा के भी आपसे पूछ सकता है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त या ईस्ट मरारी बंदोबस्त जब लागू की गई थी ये व्यवस्था, तो उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? या जैसा भी आपके स्क्रीन पे प्रश्न है ऐसा पूछ सकता है। तो इन दोनों का ही उत्तर होगा सीधा सा लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। संथालों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कुल्हाड़ी है, या कुदाल है, या फरसा है, या हल है? तो संथालों का प्रतीक चिन्ह क्या है? संथालों का प्रतीक चिन्ह है हल। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था?
तो लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व विरजिश कादिर कर रहे थे, नाना साहब कर रहे थे, कुंवर सिंह कर रहे थे, या बेगम हजरत महल। तो कुंवर सिंह तो बिहार, पटना या शाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। कुंवर सिंह बिहार, पटना और शाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब कानपुर का नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। परंतु यदि प्रश्न में ऑप्शन में बेगम हजरत महल नहीं रहेगा तो किस पर आप जाएंगे? तो आप विरजिश कादिर पे चले जाएंगे। ये एक नाबालिग लड़का था बेगम हजरत महल का, तो बेगम हजरत महल ऑप्शन में है तब तो ठीक है, नहीं है ऑप्शन में तो विरजिश कादिर आप उत्तर करके आएंगे। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? निम्न में से किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है? तो आर.सी. मजूमदार ने दी है, बी.डी. सावरकर ने दी है, सर सैयद अहमद खान ने दी है, या दुर्गादास बंदोपाध्याय ने दी है? तो 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने वाले थे बी.डी. सावरकर। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, डलहौजी थे, वारेन हेस्टिंग्स थे, या कैनिंग थे? तो 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। विलय की नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? विलय की नीति, देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी सामने आ गया है। सहायक संधि का संबंध किससे है? तो दोनों में अंतर है। विलय की नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन है और सहायक संधि का संबंध किससे है? तो विलय की नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। विलय की नीति को लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और सहायक संधि का संबंध किससे है? तो कर्जन से है, बेलेजली से है, कॉर्नवालिस से है, या लॉर्ड हेस्टिंग्स से है? तो सहायक संधि का संबंध लॉर्ड बेलेजली से है। तो यानी विलय नीति का संबंध कॉर्नवालिस से और सहायक संधि का संबंध बेलेजली से। तो यहाँ विलय नीति कॉर्नवालिस, सहायक संधि बेलेजली। तो ये दोनों प्रश्न एक साथ में इसलिए रख दिया कि आपका जो कन्फ्यूजन रहता है, विलय नीति किसने लागू की, सहायक संधि किसने लागू की? तो विलय नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस और सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली। अगले प्रश्न पे आ जाए। प्रश्न नंबर 24, चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया? चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन को, चंपारण आंदोलन को, सबने अवज्ञा आंदोलन को, या भारत छोड़ो आंदोलन को? तो चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया? तो चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। यानी प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925 में, 1926 में, 1927 में, या 1928 में? तो साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। ये 27 में आया था पर 27 में कोई काम नहीं किया, इसलिए आप 27 उत्तर करके नहीं आएंगे। 28 में इसने काम किया। 28 में ही लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज से मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आप उत्तर पे करके आएंगे वर्ष 1928 में। यानी प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 यहाँ देखें। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पत्रों का संकलन किसने जारी किया? प्रश्न नंबर 25, ए बंच ऑफ
ओल्ड लेटर्स पत्रों का संकलन किसने जारी किया? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर ने या मोतीलाल नेहरू ने? तो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पत्रों का संकलन जारी किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, या जे.बी. कृपलानी थे, या पट्टाभी सीतारमैया थी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27 पे आ जाएं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली ने किया, या शौकत अली ने किया, या मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों ने किया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों ने। पर यदि प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महात्मा गांधी को लिख के आना, महात्मा गांधी। यदि प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली तथा शौकत अली। पर खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष कौन था? तो ये महात्मा गांधी थे। तो आप जैसा प्रश्न रहेगा उस हिसाब से आप उत्तर पे चले जाना। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 28। ये माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं, या बाल गंगाधर तिलक, या जवाहरलाल नेहरू, या स्वामी विवेकानंद? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 29 पे आ जाएं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो मूल अधिकार संविधान की आत्मा कहलाता है, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है, या उद्देशिका को कहा जाता है, या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30। संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, या 9 दिसंबर 1946 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 3 जून 1947 को? तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 31 पे आ जाएं। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रश्न नंबर 31। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, या सी राजगोपालाचारी थे, या जे.बी. कृपलानी थे? तो भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति तो प्रधानमंत्री होता है, या राष्ट्रपति होता है, या उपराष्ट्रपति होता है, या लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न थे, प्रत्येक पार्ट से प्रश्न लिए गए हैं। और इस तरह जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक ऐसे ही मॉडल पेपर अलग अलग पार्ट में आपके पास जाता रहेगा। आपके जो याद करने का तरीका है उस हिसाब से ये मॉडल पेपर जा रहा कि आप बहुविकल्पी पहले याद करें, टाइम लाइन याद करें, उसके बाद में अत लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र संबंधी प्रश्न। इस
को तोड़ के इसलिए भेजा जा रहा कि आपको ऊब ना हो और आप देखें तो आपको कंठस्थ हो जाए, और पेपर जब आपके सामने आए तो आपको कोई प्रश्न ऐसा न लगे कि आपको नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप ऐसे मॉडल पेपर को देखें, और पूरा कोर्स देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, पूरा मॉडल पेपर भी पड़े हैं 2-3, उनको देखें। पर अभी जो आपके पास जाएगा वो एक मॉडल पेपर को प्रश्न बढ़ा के 3 भाग में तोड़ के आपके पास भेजा जा रहा कि आपका समय ज़्यादा ना जाए और आप खेल खेल में सीख जाएं, याद कर लें और 95+ नंबर ले आएं। तो चलते हैं अब टाइम लाइन। तो टाइम लाइन में ये इस पे बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं और टाइम लाइन भी है, टाइम लाइन भी पूछा जाता है। तो टाइम लाइन में जैसे टाइम लाइन में पहला है 12,000 ईसा पूर्व। तो 12,000 ईसा पूर्व में क्या बात थी भाई, क्या घटना घटी, ये आपको बताना है। तो 1200 ईसा पूर्व को हम कैसे व्यक्त करेंगे? तो 1200 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल था। 12,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल था, ये पहला क्या हो गया। दूसरा है 80,000 ईसा पूर्व। 80,000 ईसा पूर्व, तो 80,000 ईसा पूर्व क्या था भाई? तो 80,000 ईसा पूर्व मध्य पुरा पाषाण काल था। मध्य पुरा पाषाण काल था। फिर अगला देखेंगे तीसरा में क्या है? 322 ईसा पूर्व। तो 322 ईसा पूर्व टाइम लाइन में ऐसे प्रश्न आएंगे, और इन प्रश्नों को बहुविकल्पी में भी बोर्ड कन्वर्ट कर सकता है। तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक टाइम लाइन भी देखें, बहुविकल्पी भी देखें, और जितने सेशन जा रहे हैं आप एक बार देखते रहिए। हम वादा करते हैं कि आपका 95+ यानी आप टॉपर में गिनती आपकी होगी। तो पर आप सेशन को बार बार देखते रहें, और पसंद आए सेशन तो लाइक और कमेंट करके कोई प्रश्न पूछना चाहें तो उस प्रश्न का भी आपको जवाब अगले सेशन में दिया जाएगा। तो 322 ईसा पूर्व क्या हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। देखिए ये प्रश्न 2022 में आया भी है, प्रश्न 2022 में पूछा गया है। 322 ईसा पूर्व तो मौर्य वंश की स्थापना हुई। फिर चौथा है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व क्या हुआ है ये आपको बताना है। तो 326 ईसा पूर्व में झेलम का युद्ध हुआ है। झेलम का युद्ध हुआ है 326 ईसा पूर्व। अब पांचवा देखेंगे, लगभग 300 ईस्वी में क्या हुआ है? लगभग 300 ईस्वी में क्या हुआ है? तो 300 ईस्वी में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में लिखा गया है। लगभग 300 ईस्वी में भरत मुनि ने अपना ग्रंथ नाट्यशास्त्र संस्कृत में लिखा है। फिर अगला लगभग 500 ईसा पूर्व क्या हुआ है? लगभग 500 ईसा पूर्व क्या हुआ है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये संस्कृत का पुस्तक है, व्याकरण ग्रंथ है, संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी जो 500 ईसा पूर्व लिखी गई है। तो 500 ईसा पूर्व पाणिनि की संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी लिखा गया है। अब अगला सातवां देखें, तो सातवां 563 ईसा पूर्व। अगला है 563 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ है? तो 563 ईसा पूर्व में
गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म हुआ है। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। अब अगला देखते हैं भाई, 8वां टाइमलाइन 1333 ईस्वी में। तो 1333 ईस्वी में क्या हुआ है? तो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। फिर अगला टाइमलाइन 1442 ईस्वी में। तो 1442 ईस्वी में क्या हुआ है? तो 1442 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक कालीकट यानी भारत के पश्चिमी भाग में आया था। तो अब्दुल रज्जाक 1442 में भारत के पश्चिमी भाग यानी कालीकट के तट पर पहुंचा था। तो अब अगला टाइमलाइन देखेंगे। तो अगला टाइमलाइन है 1294 ईस्वी। अगला टाइमलाइन 1294 ईस्वी है। तो 1294 ईस्वी में क्या हुआ है भाई? 1294 ईस्वी में, तो 1294 ईस्वी में क्या हुआ? अगला 1294 ईस्वी में। तो 1294 ईस्वी में मार्को पोलो भारत के दक्षिण में आया था। मार्को पोलो ने दक्षिणी भारत की यात्रा की थी 1294 में। फिर अगला टाइमलाइन क्या है? 1206 ईस्वी। तो 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1206 ईस्वी में सल्तनत काल की स्थापना हुई थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल का शासक बना था। कब? 1206 ईस्वी में। फिर अगला है, अगला देखें 1902। अगला क्या है टाइमलाइन? अगला है 1902। तो 1902 में क्या हुआ है? 1902 में जॉन मार्शल के संरक्षण में कार्य आरंभ हुआ था, जो हड़प्पा की खुदाई का कार्य था। तो 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण का कार्य आरंभ किया गया था। अब अगला टाइमलाइन देखेंगे 1526। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर जीत गया। भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई 1526 में। अगला टाइमलाइन देखेंगे 1556 से 1605। तो 1556 से 1605 में क्या हुआ था? तो 1556 से 1605 तक अकबर का कार्यकाल था। अकबर का 1556 में इस गद्दी पर बैठता है और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब अगला टाइमलाइन देखेंगे 1739। तो 1739 में क्या होता है? नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है और दिल्ली की लूट की जाती है। 1739 में नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है और दिल्ली की लूट की जाती है। अगला देखेंगे, अगला है टाइमलाइन 1757 ईस्वी। तो 1757 ईस्वी में क्या हुआ है? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ है 1757 में, प्लासी का युद्ध। ये प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ क्लाइव और
सिराजुद्दौला के बीच। अब 1793 में क्या हुआ है, तो 1793 में भी बहुविकल्पी, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये टाइमलाइन के साथ साथ बहुविकल्पी में ही ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अति लघु उत्तरीय में ये प्रश्न सेट किए जा सकते हैं, और ये टाइमलाइन के माध्यम से आप लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में आप सेट करके लिख सकते हैं। अगर वहाँ पे उत्तर लिखते समय अगर आंकिक रूप से लिखेंगे, टाइमलाइन कुछ डालेंगे, कुछ विद्वानों के वाक्य डालेंगे, कुछ समय डालेंगे, तो काफ़ी जांचने वाले के ऊपर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, वो आपको पूर्णांक में पूर्णांक देने के लिए विवश हो जाता है। तो 1793 में बंगाल में ईस्ट मरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। अब अगला है टाइमलाइन 18वां टाइमलाइन 1855 से 1856, यानी 55-56 में क्या हुआ है, तो 55-56 में संथालों द्वारा बगावत की गई है। संथाल द्वारा सिद्धू और कान्हू दो भाई थे, दोनों ने संथाल में बगावत किया था अंग्रेजी शासन के, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। अब 19वां टाइमलाइन 1828 ईस्वी, तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब 20वां टाइमलाइन 1856, तो ये वही समय था 1856 जब नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाया गया, अवध का अंग्रेजों ने अधिग्रहण कर लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाया गया, और साथ में और भी समझ लें, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ 26 जनवरी 1856 को। 26 जुलाई 1856 को विधवा विवाह अधिनियम भी पारित हुआ था। अब अगला देखेंगे 10 मई 1857, तो 10 मई 1857 को क्या हुआ है, तो 10 मई 1857 को कदम सिंह के नेतृत्व में मेरठ में विद्रोह हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ। तो 10 मई 1857 में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी कदम सिंह के नेतृत्व में। अब अगला देखेंगे, तो अगला है वर्ष 1905। 1905 में क्या हुआ, तो 1905 टाइमलाइन 1905 भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, टाइमलाइन को अच्छी तरह से आप हल्के में नहीं लेना, और ठोस नंबर मिलता है, एक शब्द में 1 नंबर आपको मिल रहा है। तो टाइमलाइन 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। अगला है 1915। 1915 में क्या हुआ, तो 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण से भारत यात्रा की थी, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए थे 1915 में। अगला देखेंगे 1919। तो 1919 के बारे में बहुत सारे भाई बातें हैं, जिसे रौलेट एक्ट आया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। तो 1919 तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड अमृतसर में हुआ। रौलेट एक्ट कानून आया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का ये कानून था। अब अगला देखेंगे टाइमलाइन में 25वां टाइमलाइन 1922। 1922 वर्ष 1922 में, तो वर्ष 1922 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। क्यों स्थगित किया गया भाई, तो ये स्थगित किया गया था
चौरी चौरा नामक स्थान, यानी गोरखपुर में है ये स्थान। चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर जो असहयोगी आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उन्होंने 22 पुलिसकर्मियों को, दरोगा को लेके 22 पुलिसकर्मी, वैसे 21 पुलिसकर्मी, पर दरोगा भी उसमें जला दिया गया था। तो दरोगा को लेके 22 पुलिसकर्मी को 1922 में जला दिया गया और इसलिए असहयोग आंदोलन वापस कर लिया गया। तो चौरी चौरा कांड हुआ, 22 पुलिसकर्मी जलाए गए, असहयोग आंदोलन वापस हुआ। अब अगला देखेंगे, अगला क्या है, वर्ष 1925। वर्ष 1925 में क्या हुआ? वर्ष 1925 में काकोरी कांड हुआ, काकोरी ट्रेन कांड हुआ। इसमें 22 लोग थे। 22 लोग में 17 लोगों को जेल हो गई थी, 4 लोगों को फांसी हो गई थी और चंद्रशेखर आज़ाद बचकर निकल गए थे। बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो 1925 में टाइमलाइन में काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड में 22 लोग थे शामिल, 17 लोगों को जेल दिया गया, जेल हुई, 4 लोगों को फांसी हुई और एक बचकर निकल गए थे। अब वर्ष 1929, तो वर्ष 1929 में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ जिसमें भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग हुई। तो लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर को हुआ। पूर्ण स्वराज का मांग की गई, कांग्रेसियों ने लक्ष्य घोषित किया पूर्ण स्वराज का। फिर उसके बाद में अगला टाइमलाइन, तो अगला टाइमलाइन अप्रैल 1951। तो अप्रैल 1951 में क्या हुआ है? तो अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया। अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया। अब अगला दिसंबर 1949। तो दिसंबर 1949 को क्या हुआ? तो 26 दिसंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। जो संविधान सभा के द्वारा संविधान बना उसको 26 दिसंबर 1949 को 26 दिसंबर 1949 को भारतीयों द्वारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। अब 30वां टाइमलाइन, ये 1916 जुलाई। तो ये 16 जुलाई नहीं भाई, यहाँ पे 16 जुलाई न रख के 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947। अब तो आप समझ गए होंगे 15, और ये जो 16 जुलाई है, देखिए फिर से, ये 16 जुलाई नहीं, ये 18 जुलाई है। 18 जुलाई 1947 को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। यहाँ पे फिर से समझ लें, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। तो ये 16 न समझ के 18 जुलाई समझेंगे। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिस पर वहाँ के राजा ने साइन किया, हस्ताक्षर किया और भारत को स्वतंत्रता मिली। का 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 एक टाइमलाइन, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये आपको जानकारी भी है। फिर भी आपको सब कुछ आ रहा है, आप पढ़े हैं, अच्छी मेहनत किए हैं, ये हम जानते हैं, पर आपकी याद को ताज़ा
इन मॉडल पेपरों के द्वारा कराया जा रहा कि आपकी याद ताज़ा हो जाए, आपका पेपर पास में आ गया है, आप जो पढ़े हैं वो आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए इस तरह से मॉडल पेपर, एक मॉडल पेपर को प्रश्न बढ़ा के हर पाठ से प्रश्न लेके लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय एक सेशन में भेजा जाएगा, दीर्घ उत्तरीय और मानचित्र संबंधी प्रश्न एक से सेशन में भेजा जाएगा, और बहुविकल्पी प्रश्न और टाइमलाइन एक सेशन में भेजा जाएगा। तो इसलिए मॉडल पेपर में क्वेश्चन बढ़ाकर पर 3 मॉडल पेपर में 3 भाग में डिवाइड करके आपके पास भेजा जाएगा कि आप रिवीजन करें। अब आपके पास समय नहीं, आपके पास 36 दिन समय बचा है, और 36 दिन में आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आपका 95+ नंबर आए, आप क्लास में टॉपर बने, क्लास में सबसे अच्छा अंक लेके आए। आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो आपके सामने जो प्रश्न आए आप देखें तो ये आपको लगे कि एलपी सरकारी जॉब चैनल पर जो पढ़ाया गया सेम वही सारे प्रश्न आ गए हैं। तो चलिए अब हम इसी के साथ हम अगले सेशन तक आपसे विदा लेते हैं। अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।